हमारे साथ डॉक्टर समीर पारिक साहब है, खासकर ये सेशन फोर्टिस हेल्थ केयर की तरफ से आप लोगों के बीच है। और डॉक्टर समीर पारिक साहब से हम जो बात करना चाहते हैं, मानसिक स्वस्थता पे बात करना चाहते हैं और मानसिक रूप से आप कैसे स्वस्थ रहें, उस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता के साथ और मानसिक हेल्थ के साथ जहां हम स्वस्थ रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जिस तरीके से एक बात होती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या कहना चाहते हैं? अब अगर स्वास्थ्य को देखें, हेल्थ, तो हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल, जी, मेंटल, सोशल, इमोशनल। तो 4 पहलू अगर अपने हेल्थ के देखें, अब तो खैर स्पिरिचुअल की भी बात होती है, जी, तो उसमें सिर्फ एक फिजिकल है, बाकी सारा तो मानसिक ही है। मानसिक। आप मानसिक स्वास्थ्य को कॉन्टेक्स्ट से हटा लीजिए जीवन के, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका एन्जॉयमेंट हो, कोई भी हिस्सा हमारे जीवन का अगर मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है तो वो फुलफिल नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात हमें सबको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 in 6 years lived in disability are because of mental health। जी, इतनी बातचीत होती है पिछले कई सालों में, कोविड के दौरान तो बात बढ़ी भी है। WHO ने बताया कि कोविड में, सिर्फ कोविड के 2 सालों में दुनिया भर में करीब 25% डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गया। मतलब 8 में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी से, 1 in 6 WHO का जो year। डाटा आया हाँ है। बिल्कुल। सो ये जो 25% बढ़ा है सिर्फ 2 साल में, और मुझे लगता है कि हम आज भी अगर हम देखें तो ग्लोबली 75% ऑफ पीपल डोंट सीक हेल्प। सही बात। क्योंकि ये लगता है कि कोई क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे ब्लेम तो नहीं करेंगे। आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो अपने सुपरवाइज़र HR को ये तो बोल देंगे माइग्रेन है, ये बोल देंगे टाइफाइड है, कोविड है, पर ये नहीं बोलेंगे कि डिप्रेशन है। उसी तरह से 50% जितनी भी बीमारियां होती हैं मानसिक स्वास्थ्य की, वो स्कूल एज में शुरू हो जाती हैं, बिफोर 15 ईयर्स ऑफ एज। इसलिए स्कूल कितना इम्पोर्टेंट। ड्यू टू स्ट्रेस? नहीं, मुझे लगता है अकेला स्ट्रेस नहीं, मानसिक बीमारियों को समझने के लिए बायो साइको सोशल 3 हिस्से समझने ज़रूरी। नहीं, जैसे आपने एक जगह एम्फेसाइज किया, स्कूल से शुरू हो जाती है। स्कूली उम्र में, हाँ। मतलब 15 साल के आसपास से हाँ, पहले हो जाती तो है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह पे काबिज करने के लिए वो जो दौड़ है वो मानसिक तनाव है। मतलब मुझे लगता है कई एस्पेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि एक तो अभी जो 2022 की रिपोर्ट आई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट बुलिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोर सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर्स फॉर मेंटल एलिमेंट्स इन द फ्यूचर। ओहो। बुलिंग, तो अगर हम स्कूल से बुलिंग के बारे में बात करें, अब तो इंटरनेट पे बुलिंग हो रही है, ट्रोलिंग हो रही है, रोज़मर्रा होती है। सो हमारी सोसाइटी में जो बुलिंग आ रही है वो भी मानसिक स्वास्थ्य पे असर करती है, इसका भी एविडेंस है। और जहाँ तक स्कूल की बात है, मुझे लगता है उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। एक तो बच्चों का फॉर्मेटिव ईयर्स होता है, पर्सनैलिटी बन रही है, सीख रहे हैं। अब अगर हम उन्हें लाइफ स्किल ना सिखाएं, आप मैथ्स सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, सोशल साइंस सिखाते हैं, लेकिन ये भी तो सिखाएंगे ना कि परेशानी आएगी तो कैसे हैंडल करोगे। सो वो जो लाइफ स्किल्स हैं जब हम नहीं सिखाते हैं और जब परेशानियाँ आती हैं, और आज के ज़माने में तो मीडिया इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, मेरा तो मानना है कि मेंटल हेल्थ लिटरेसी में मीडिया लिटरेसी का बड़ा वैल्यू है। कि आपने एक ऐड देखी, उसको मानो ना मानो, फेक न्यूज़ है, ट्रू न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, प्रेशर जो फील होता है कि उसकी पोस्ट पे वैल्यू, इतने फॉलोअर्स आ गए, मेरे इतने हैं, ये पहनना सही है, ये गलत है, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में। तो बच्चों को अब स्किल बेस देने की बहुत ज़रूरत है। और अब आगे चल के मुझे लगता है बहुत जल्दी मेंटल हेल्थ करिकुलम स्कूलों में होगा ही होगा, क्योंकि उसका हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। जितनी जल्दी स्कूलों में मेंटल हेल्थ करिकुलम आएगा, उतना हम बच्चों को आगे चल के जीवन की जो परेशानियाँ आपाधापी नीचे है उसको हैंडल कर पाएंगे। और यही मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ सिर्फ मानसिक बीमारियाँ नहीं है, मेंटल हेल्थ है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ,
मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक शुद्ध वातावरण कहीं न कहीं दिया जाए और उस शुद्ध वातावरण के साथ एक तरीके से व्यक्ति को, परंतु एक चीज़ और भी है सर, शुद्ध वातावरण के साथ एक चीज़ और भी लगती है, आजकल की जो आपाधापी है सुबह से लेकर शाम तक की जो रोटी की दौड़ है, जिस तरीके से कॉरपोरेट जगत ने अपने तरीके से एक व्यक्ति को जितना वर्क फ्रॉम होम भी तो दे दिया है, परंतु वो उसका उतना निचोड़ भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है ये भी तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। कोई दो राय नहीं है कि हमारे जीवन की आपाधापी, डेली हैसल्स, डेली स्ट्रेसेस हमारे जीवन पे काफ़ी गहरा असर करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 1980s और 70s की बात करें, जी 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 जी। देखिए मैंने 89 में 12th पास करी थी और मुझे लगता है कि उस समय तो बहुत बढ़िया समय था। ना बोर होते थे, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना टेलीविज़न के इतने चैनल थे, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी। खेल कूद भी होती थी, पढ़ाई भी करते थे, कज़िन्स भी थे, नेबरहुड के दोस्त भी थे, सबको जानते थे और जीवन आप आज भी याद रहती हैं वो चीज़ें आपको। अभी जो बच्चे हैं उनका क्या है, वो 6-7 घंटे स्कूल चले गए, 2-3-4 घंटे की ट्यूशन हो गई या एक्स्ट्रा क्लास हो गई, उसके बाद जो होमवर्क वगैरह ख़त्म हुआ फिर ये सोशल मीडिया शुरू हो जाता है। इंडोर गेम्स बढ़ गए, आउटडोर गेम कम हो गए। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली और जो पहले जॉइंट फैमिली थी उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है आजकल? देखिए मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि हम जब भी न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का बात डिस्कस करते हैं हम उसे ढंग से कंपेयर नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ऐसा पूछते हैं, कंपेयर ये करते हैं कि एक फैमिली जो जॉइंट है जहाँ झगड़े बहुत होते हैं और एक न्यूक्लियर फैमिली से कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन ही गलत है, आप दोनों इक्वल उठाएं। हाँ। कि एक ऐसी जॉइंट फैमिली जहाँ पे सबके संबंध अच्छे हैं और एक न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे सबके संबंध अच्छे हैं, तो जॉइंट फैमिली का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड अपब्रिंगिंग में ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। ये तो एविडेंस है कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों के साथ समय ज़्यादा बीतेगा, बच्चे कॉन्फिडेंट ज़्यादा होंगे, कल्चर को बेटर समझेंगे, वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी। और मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ हम मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? हम मेंटल हेल्थ कहते हैं कि आपको बीमारी ना हो, वो तो खैर स्वाभाविक बात है, पर आप अपनी काबिलियतों को समझ पाएँ, उनको यूज़ कर पाएँ, आप प्रोडक्टिव रह पाएँ, आप अपने बारे में भी अच्छा समझें और आपको जीवन भी अच्छा लगे, और आप रोज़मर्रा की ऊपर नीचे की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हैंडल करने की क्षमता हो और सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। सही है। ये मेंटल हेल्थ हुआ। जो बात अपने कॉर्पोरेट जगत की या वर्क प्लेस की कर रहे थे, मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हम PNL की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, एबिटा की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ आउटकम की बात करें जी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये होना चाहिए कि भाई तुमने पिछले साल में आपका मेंटल हेल्थ आउटकम क्या था, कितना एट्रिशन मेंटल हेल्थ के कारण हुआ, कितना बर्नआउट हुआ, कितने लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, कितने लोगों का स्ट्रेस क्वोशंट क्या है, वो भी तो समझें। जब तक हम उसको वैल्यू नहीं देंगे ये बात नहीं समझ पाएंगे। हमारी शायद ये भी है कि हम पुश करते हैं, हमें लगता है कि जो 12, 14, 15 घंटे काम करेंगे वही सही है, तो वो लॉन्ग चल नहीं सकता। बर्नआउट दुनिया भर में एक कंसर्न है और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी समझना चाहिए। अगर आपके पास कोई यंग पर्सन काम करने आते हैं और आप उनको इतना पुश करते हैं, अगर वो 6-7 साल के बाद नहीं कंटिन्यू कर पाते तो ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है। बर्नआउट हर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। राइट। और एक कॉर्पोरेट जगत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंकड़ा बताता हूँ मैं, कभी कभी नंबर ही समझ में आते हैं लोगों को, कि अगर आप फॉर एवरी 1 यूनिट, 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 यूरो, जो भी आप डिजिट समझना चाहें, एवरी 1 यूनिट दैट यू स्पेंड ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉयज़, आपको 4 यूनिट का रिटर्न आएगा। राइट, सही है। सो अगर हमें और कोई बात समझ में ना आए तो कम से कम इसलिए मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करें कि आपकी बॉटम लाइन बेटर हो जाएगी। हाँ, नेचुरल है। अगर स्वस्थ है आपका एम्प्लॉय, स्वस्थ है तो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि जो भी लोग हैं वो सीधी भाषा में समझना चाहेंगे। आज की डेट में जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई है, चाहे सोशल मीडिया को देख लीजिए या बाकी चीज़ों को देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के साथ वो
अपने उस मेंटल हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोज़ सुबह से लेकर शाम तक इस छोटे से मोबाइल ने जिस तरीके से व्यक्तियों को बांध दिया है, आम जनता को बांध दिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर ही रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मीडिया लिटरेसी इसीलिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया लिटरेसी क्या मतलब, आपको ये, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया ख़राब है, मोबाइल फ़ोन ख़राब है, हमारे जीवन में इनका बहुत यूज़ है, पर आप उसको यूज़ करें या वो आपको यूज़ कर रहा है, ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है। आप ज़रूर जाएं सोशल मीडिया पे, पर आपको पता होना चाहिए कितना समय लगा आपका। आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेफालतू में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप औरों से अपने आप को कंपैरिजन में अपने आप को कम तो नहीं आंक रहे हैं। आप इसलिए तो कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कोई और उसको कर रहे हैं तो इसलिए हम भी करें उसको। ये कुछ पहलू समझने ज़रूरी है। बैलेंस करना है जीवन को। फिजिकल एक्टिविटी को आप सोशल मीडिया से नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। रूबरू मिलने को टेक्स्ट से नहीं जोड़ सकते। तो आपने बैलेंस करना है जीवन को। सोशल मीडिया के अपने एडवांटेजेस है, डिस्टेंस कम करता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, कनेक्टेडनेस आती है, लेकिन हम उसको यूज़ करने के बदले हम उससे यूज़ हो जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि जिस तरीके से अभी हम पिछले दिनों का हमने एक सिनेरियो देखा, 35 टुकड़े, और जिस तरीके से हो रहा है, तो ये भी कहीं, ये भी एक मेंटल बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्राइम को मेंटल हेल्थ के साथ तभी जोड़ना चाहिए जब क्राइम का मेंटल डिसऑर्डर से बहुत क्लियर एविडेंस मिले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखें कि आम हमारे आसपास की जो कॉन्वर्जेशन है, खास करके मीडिया में, फिल्मों में, मेंटल हेल्थ को जब भी दर्शाया है, या तो कॉमेडी की तरह दर्शा दिया। बिल्कुल। आप जब कॉमेडी की तरह दिखाते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते, स्टिग्मा खर्च होता है। या आप दिखाते हैं वायलेंस की तरह तो लोगों को डर लगता है, या ये क्राइम साइकोपैथी दिखाते हैं तो भी लोगों को लगता है। तो उससे क्या होता है, जो गलत धारणाएं हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेके या मानसिक बीमारियों को लेके, वो और बढ़ जाती हैं। क्राइम इज क्राइम। हो सकता है कुछ क्राइम में किसी का कोई मेंटल हेल्थ इशू रहा हो, लेकिन वो बहुत बात की बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह की क्राइम की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एम्पैथी नहीं है, यानी आप में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि किसी को आप तकलीफ दे रहे हो और आपको फील नहीं हो रही हो बात। रिमोर्स नहीं है, मतलब आपको ये लग नहीं रहा है कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हो और आपका जीवन आगे चल रहा है। ये दो पहलू हैं। अगर आप औरों के लिए फील कर पाएंगे और आपको अपनी गलती का एहसास होगा तो आप लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये लगेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो फिर बात अलग हो जाती है। एज ए मेंटल हेल्थ जिस तरीके से एक चीज़ और भी देखने को मिली कि जो एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, जिस तरीके से हम चाहे हम अपने प्राकृतिक तरीके से भी सोचा जाए, कोविड के दौरान लोगों ने बहुत कुछ आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी, और उस कोविड के बाद में जितना मेंटल स्ट्रेस बढ़ा लोगों का, एक प्राकृतिक घटनाओं के बीच में जब आदमी अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। क्योंकि आजकल आप दिल्ली की हालत देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की हवा है या बाकी जगह की हवा, जयपुर इटसेल्फ अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, इको एंजाइटी की भी लोग बात करते हैं। इको एंजाइटी जो युवाओं में खास देखी जाती है कि उन्हें लगता है कि अभी एनवायरनमेंट इतनी ख़राब हो गई है तो कल हमारा जीवन कैसा होगा, सांस कैसे ले पाएंगे, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा। इसको इको एंजाइटी कहते हैं। पॉल्यूशन का मेंटल हेल्थ से संबंध है, ऐसा एविडेंस है। काफ़ी स्टडीज़ हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इरिटेबिलिटी आती है। इरिटेबिलिटी, सीजनल पैटर्न चेंजेस के साथ मूड डिसऑर्डर का भी रिलेशनशिप है, विंटर डिप्रेशन जैसे बोला जाता है। बिल्कुल सही। ये डेंसिटी जब बढ़ती है, क्राउड बहुत बढ़ता है, तो एग्रेशन बढ़ने का चांस रहता है। तो पॉल्यूशन का आज हम बोलें कितना डायरेक्ट असर है शायद बताना मुश्किल है, पर यह बात तय है कि अगर पॉल्यूशन के स्तरों को हमने कुछ नहीं किया तो आगे चल के बहुत एविडेंस आएगा ही आएगा कि मानसिक स्वास्थ्य पे भी उसका असर आएगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पे भी आएगा उसका असर। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, आजकल के माहौल में एग्रेशन बहुत बढ़ गया लोगों में, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है? बिल्कुल। सोशल लेवल पे, सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य के लेवल पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं। एग्रेशन, सम पीपल ऑल्सो से, इज़ अ लर्न्ड बिहेवियर।
जी आपने किसी को देखा, आप 5-6 साल के हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपने 2 लोगों को देखा, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने एक दूसरे पे हाथापाई शुरू कर दी। आपने सीखा कि जब एक्सीडेंट हो तो हाथापाई होती है। आपने कोई स्पोर्ट्स देखा, वहाँ पे झगड़ा हो गया, या किसी ने किसी को गाली दे दी। आपने फिल्म देखी या OTT प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा क्राइम वायलेंस देखा, आपने आपके घर के आसपास देखा, कार्टून फिल्म्स में देखा, तो क्या हुआ, आपने अग्रेशन देखते गए, आप देखते गए तो आप डिसइनहिबिटेड हो गए, आप भी अग्रेशन करेंगे, डिसेंसिटाइज हो गए कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता अग्रेशन है या नहीं है, आपको लगता है अग्रेशन जीवन का एक हिस्सा है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको लगता है कि दिस इज़ लाइफ, अग्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अग्रेशन का पोर्ट्रेयल, और इसी को आप सोशल मीडिया में देखें, जो अब्यूजिव लैंग्वेज, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, वो भी एक फॉर्म ऑफ अग्रेशन है। और जितना अग्रेशन बढ़ेगा, अग्रेशन बिगेट्स अग्रेशन, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, जितना अग्रेशन बढ़ेगा, हम जितना देखेंगे उतना अग्रेशन और हमारे अंदर भी आएगा, बिकॉज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अग्रेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। एक सवाल थोड़ा सा अलग आना चाहता हूँ। जिस तरीके से आजकल राजनीति भी लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रोज़ सुबह कहीं ना कहीं, जब आप सोशल मीडिया पे एक लाइन डालिए किसी के लिए, एकदम नीचे लोगों का ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये राजनीति, पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ का जब हमारा व्यू होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी और टॉपिक हो, हमारा जब एक स्ट्रॉन्ग व्यू होता है, हम उसको सोशल मीडिया पे खास करके जहाँ उसको पोर्ट्रे करते हैं, स्वाभाविक है कि कुछ लोग होंगे जो उस व्यू से नहीं मैच करते, वो अपना व्यू देते हैं। मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ पे ऑपोजिट व्यूज़ की नहीं है, जिस तरह से वो व्यू शेयर हो रहा है उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। किसी भी तरह की लाइन क्रॉसिंग, किसी भी तरह की ट्रोलिंग, बुलिंग, अब्यूजिव लैंग्वेज, उसका सामाजिक जीवन में कोई रोल नहीं है। और वो जितनी बढ़ेगी उतना हमारे अंदर का अग्रेशन और बढ़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आइडियोलॉजीज़ एंड व्यूज़ एंड वैल्यूज़ समाज को जितना पॉजिटिविटी लाएं तभी उसका पॉइंट है, नहीं तो फिर नेचुरल है। पॉजिटिव सोच कहीं ना कहीं हो जानी चाहिए। बॉलीवुड का बहुत बड़ा असर है कहीं ना कहीं आजकल की युवा पीढ़ी पर। जिस तरीके से वो फिल्में देखती है, OTT एक नया प्लेटफॉर्म चालू हो गया है अब, उस पर जिस तरीके से OTT के आजकल सीरियल्स आ रहे हैं, वो लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर कर रही है। क्योंकि लोग, आपने देखा होगा KGF फिल्म आई, लोगों ने वो एक जो डायलॉग था उसको अपने तरीके से लोग बोलने लगे, तो वो भी एक मेंटल लेवल को दर्शाता है, वो मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया का इंटरफेस हमारी थॉट्स पे असर करता है, इसका बहुत एविडेंस है, इसमें कोई बहुत डिबेट करने की बात है नहीं, है ही एविडेंस। खास करके अग्रेशन और क्राइम का कोरिलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग 1950 से एस्टैब्लिश है। बैंडोरा साहब ने कुछ स्टडीज़ करी थी। उदाहरण देता हूँ, 2 कमरे लिए उन्होंने, एक कमरे में उन्होंने सिर्फ टॉय गन्स डाली, टॉय गन्स, तलवारें, ये सब, और एक में एनिमेशन टॉयज नहीं डाले। जिस रूम में 100 बच्चे थे जहाँ गन्स वगैरह थी, वहाँ उनके झगड़े शुरू हो गए। जिस रूम में नहीं थी वहाँ नहीं हुए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एविडेंस है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी सोसाइटी में पीयर रिव्यू और सेल्फ सेंसरशिप होनी ही चाहिए। अगर सोसाइटी पीयर रिव्यू के साथ सेल्फ सेंसरशिप नहीं करती है तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि OTT में ये चीज़ जितनी जल्दी हो वो ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ये कह के नहीं रुक सकते कि आप एक शो के पहले अगर लिख देते हैं कि 18 साल से कम की उम्र के लोग ना देखें। मुझे लगता है इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहले 18 से कम वाले ही देख रहे हैं उसको। सही बात। आपने वहाँ कोई माध्यम तो है ही नहीं ना चेक करने का कि कौन देख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप 10 साल के भी देख सकते हैं, हम तो वैसे नहीं देख सकते, हमारी उम्र में तो वैसे ही वो देखना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतना वायलेंस, क्राइम ऐसे देख के लगता है पता नहीं क्या हो गया। सो यंग पॉपुलेशन सीज, ठीक है, लोग ऐसे भी बात करते हैं कि जैसे कुछ शोज़ हैं कि वो रात को लेट दिखाइए जिससे बच्चे ना देखें, पर रात को तो बच्चे ही जगे होते हैं। सही बात। हम और आप तो पहले सो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जल्दी सो जाते हैं, पेरेंट्स जल्दी सो जाते हैं, एडोलेसेंट्स ही तो लेट जगते हैं, दे स्लीप लेट, वेक अप लेट। सही बात। सो
मीडिया पोर्ट्रेयल नीड्स टू बी लुक्ड एट, और मुझे लगता है कि पीयर रिव्यू के साथ सेल्फ सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा के क्रिएटिव लिबर्टी करें। मुझे लगता है कि क्रिएटिव लिबर्टी विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ों की वैल्यू है, हम एक ही चीज़ के ऊपर नहीं बात कर सकते। रोज़मर्रा की जो आप प्रैक्टिस है उसमें किस तरीके के ज़्यादातर पेशेंट देखने को मिलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ या इस तरीके के इस सिनेरियो के ज़्यादा पेशेंट आपके पास? डिप्रेशन और एंजाइटी, दुनिया में करीब 280 मिलियन लोगों को डिप्रेशन है, करीब 230-235 मिलियन लोगों को एंजाइटी है, दुनिया की बड़ी बीमारियों में मानी जाती हैं। तो यही स्वाभाविक है, आते हैं। हाँ, पेरेंट्स आते हैं बच्चों के इश्यूज लेके, फिर बच्चे बताते हैं उनको पेरेंट्स से क्या परेशानी है, नींद की परेशानी के, इंसोम्निया का बहुत आते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड लोग आते हैं। अब आजकल रिश्ते भी थोड़े कमज़ोर से होने लगे हैं, रिश्ते कमज़ोर, झगड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, टॉलरेंस कम हो गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है। तो ये मेनली यही इस तरह से आते हैं। ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आपको लगता है मेंटल स्ट्रेस पैदा करती है? मतलब मुझे लगता है कि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ करना वीकनेस नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ करना आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ होती है। राइट, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और रिजिड हो रहे हैं और इस कारण से आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हार्वर्ड ग्रांट की एक स्टडी है, 75 साल लंबी स्टडी थी, और उस स्टडी में वो उन्होंने ये स्टडी करना चाहते थे कि हैप्पीनेस का सबसे कॉमन रीज़न क्या है जी। तो 75 साल की हार्वर्ड ग्रांट स्टडी ने बताया कि हैप्पीनेस का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो रिलेशनशिप्स है। सो अगर मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली, सामाजिक कोई भी पहलू देख लें, रिश्तों में इन्वेस्ट करिए जी। चाहे वो पेरेंट चाइल्ड हो, पेरेंट ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स हो, नेबरहुड हो, कजिन्स हो, वर्क प्लेस फ्रेंड्स हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है रिश्तों का। अगर रिश्ते आपके अच्छे होंगे तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। अच्छा, अंतिम दौर में एक दो सवाल और कि क्या रोज़मर्रा का जो खाना है आपका, जो आप खा रहे हैं, कहते थे पिछले जो समय निकला उसमें कहा कि आप तामसिक खाना खाएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होगी, आप अच्छा आहार खाएंगे तो अच्छे आहार पे भी आपकी मानसिक स्थिति वैसी मतलब होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कि डायरेक्ट फूड एंड मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस कोरिलेशन अभी बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। थोड़ा बहुत एविडेंस है, उदाहरण के तौर पे अगर B12 आपका कम हो गया है तो B12 कैन गिव यू स्लोनेस, लो मूड्स, उस तरह का है, पर अभी इसका एविडेंस और आएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारा अच्छा लाइफस्टाइल हमें अच्छा मेंटल हेल्थ देता है। अब अच्छे लाइफस्टाइल में आपका डाइट भी आया, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी आया, ब्रेक्स भी आई, रिलेशनशिप्स भी आए, आपके सोने जागने की रिदमिसिटी भी आई, प्रोडक्टिविटी भी आई, फीलिंग गुड फैक्टर भी आया। ये सारे जो पहलू है, जो जीवन शैली हमारी, लाइफस्टाइल, वो जितनी पॉजिटिव होगी उतना आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी। जी। लास्ट सवाल, एज ए डॉक्टर खुद अपने मेंटल लेवल को कैसे आप बरकरार रखते हैं या एज किस तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं? पूरा स्वस्थ तो रहना बड़ा मुश्किल काम है, गुस्सा हमें भी आता है, स्ट्रेस हमें भी होता है। अब इतनी दूर से ये मेरे जो मित्र बैठे हैं फोर्टिस जयपुर के, 4 घंटे की ड्राइव करके 6.5 घंटे की ड्राइव थी आते हुए, ठीक है ना। तब मुझे लगा कि यार कहाँ तुम यहाँ बुला रहे हो मुझे इस, बट मैंने जो अपने जीवन में देखा है, जो मुझे जिससे बेनिफिट मिला है कि मैंने अपने काम करने के समय को शुरू से ही बहुत क्लियर रखा था। मैं शाम के बाद काम पसंद नहीं करता हूँ, जब काम खत्म हो जाता है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। आज भी अगर आप 6, 6:30 के बाद मुझे फ़ोन करेंगे तो स्विच ऑफ आएगा मेरा फ़ोन। अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले खुलेगा नहीं मेरा फ़ोन, चाहे कुछ हो जाए। क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ जब भी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस है, थकान ज़्यादा हो रही है, तो अगर एक अच्छा सा राग पंडित जसराज जी का सुन लें, पंडित भीमसेन जोशी का सुन लें, उदय भावलकर मुझे बहुत पसंद है, तो दैट। और मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, और मैं यंग लोगों को भी यही कहता हूँ कि
सोशल मीडिया ठीक है, थोड़ा बहुत जो करें पर रीड करें। जितना पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो जो आपका मानसिक दायरा है ना ऐसा हो जाएगा। एक ही चीज़ करते रहेंगे आप तो नैरो विंडो बन जाती है ज़िंदगी। और समय निकाल के परिवार और दोस्त, उसके बिना, जैसा मैंने कहा, रिश्तों के बिना सेहत ही नहीं है। मेरे दो मित्र बैठे हैं, एक सिक्योरिटी सर्विसेज चलाते हैं, एक वकील हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक वकील जब अपने तरीके से काम करके जब कोर्ट से बाहर निकलता है, तो कहीं ना कहीं वही आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि वो अपने स्ट्रेस लेवल को उस लेवल पे पाता है। एक सिक्योरिटी सर्विसेज चला रहे हैं जिनके कम से कम 14 या 15 जगह पे अपने सिक्योरिटी सर्विसेज काम कर रही है, इतने लोगों को हैंडल करना है, तो ये कूल रहने का क्या महामंत्र हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। स्पोर्ट्स में जिन लोगों ने सक्सेसफुल करियर निकाला है ना, लंबा लंबा जो खेले हैं, अभी तो आज ही रात को देखते हैं, अगर ये कहीं मेसी जी का आज तो हाइप होगी बिल्कुल, मेसी जी का वर्ल्ड कप हो तो मतलब उसके एक अपनी नॉस्टैल्जिया है। बिल्कुल, उसका तो अलग। हमारी उम्र में तो वैसे भी नॉस्टैल्जिया की बड़ी वैल्यू है। ऐसा लगता है कि मैं पापे तो अभी काफ़ी यंग से हैं, वो काफ़ी समय उनके पास जीतने का, पर अगर मेसी जीत के जाएंगे तो जैसे फेडरर जीतते हैं, नडाल जीतते हैं, तो एक खुशी तो मिलती है। जोनिंग इट एंड जोनिंग आउट हम सबको अपने जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। आप जब काम करने आए, आप जोनिंग करें, आपने एक रोल निभाया। किसी भी काम को आप करेंगे उसके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होंगे। आप सर्जन हैं, आपको इमरजेंसी आएगी। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको लोगों की परेशानियां सुननी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार अपनी परेशानी क्यों सुना रहे हो, तो मेरे पास क्यों आओगे आप। और ये नहीं कह सकता कि यार रात को सर्जरी क्यों है, वो सर्जरी आपका अपॉइंटमेंट लेके तो आएगी नहीं। ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। सो चाहे आपका कोई भी हो, आपने जोन इन और जोन आउट करना है, एडिक्वेट ब्रेक्स लेनी है, और सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। मुझे पता चलना चाहिए कि क्या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ। तो 2 कदम पीछे लीजिए, 4 लोगों से बात करिए, आधा दिन को ऑफ करिए और ऑल्टरनेट स्ट्रेसेस जीवन में डालिए। ऑल्टरनेट स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूज़िक, रीडिंग, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, ये जो चीज़ें आप डालते हैं वो आपको एक तरह का जो प्रेशर कुकर हमारी ज़िंदगी है उसकी वो सीटी बजा देता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, मैं ये सवाल मेरे को पहले लेना चाहिए था कि आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो सब्स्टिट्यूट ढूंढता है, या तो सिगरेट हाथ में आ जाएगी उसके, या तंबाकू गुटखा मुंह में चला जाएगा, या कहीं ना कहीं अल्कोहल उसके साथ दे देगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि उसको कोई दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए इन सब की बजाय? बिल्कुल। देखिए, आपको अगर प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, लेकिन आप पानी पीने जाएंगे जहाँ नल होगा, लेकिन आप ऐसा रास्ता ले लें जहाँ पे नल ही नहीं अवेलेबल, तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो जीवन में आपको हर बार ये मौका मिलेगा कि आपने एक राइट डायरेक्शन लेनी है जहाँ पे सल्यूशन है, एक रॉन्ग डायरेक्शन लेनी है जहाँ पे सल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको तनाव है और आप सिगरेट स्मोकिंग की तरफ गए, आपको उस समय तो लग सकता है कि तनाव कम हो गया, बट स्मोकिंग इंक्रीजेज एंजाइटी, स्मोकिंग इंक्रीजेज स्लीप प्रॉब्लम्स, ठीक है। या आपने अल्कोहल ली, अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, सही कह रहे हैं, इट इंड्यूसेस डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही कह रहे हैं। तो आप जिस चीज़ के रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हैं उसका उल्टा काम कर रही है, तो आपने मोड़ गलत ले लिया है। जीवन आपको ये ऑप्शन देगा, अडेप्टिव बिहेवियर, मैल अडेप्टिव बिहेवियर। एक चीज़ जो मुझे सोल्यूशन देगी, एक चीज़ जो मुझे आगे चल के प्रॉब्लम और बढ़ाएगी। अपनी समझ यूज़ करें। जी, यूथ बैठा है बहुत सारा, इस यूथ को अपने मेंटल हेल्थ को और बेहतर करने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अपनी पहचान करना बड़ा ज़रूरी है। जो हैं वैसे रहे, किसी और कैसे बनने की कोशिश ना करें। वंडरफुल थिंग, अपनी पहचान कीजिए और जो हैं वैसे रहें। इट्स अ वंडरफुल थिंग। अब किसी की आपने रील देख ली, वो रील वायरल हो गई तो वही कॉपी करना है, एक फ़िल्टर देख लिया यही कॉपी करना है, उसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। हो नहीं सकता। आम के पेड़ में आम आएंगे, खजूर के पेड़ में खजूर आएंगे, खजूर की भी वैल्यू है, आम की भी वैल्यू है, दोनों की अपनी जगह है। जब तक आप अपने आप को जैसे हैं, जो हैं, उसको रिकग्नाइज करके एक्सप्रेस नहीं करेंगे जीवन में, सक्सेस नहीं आएगा। कोई और नहीं बन सकते आप। कोविड के बाद से बच्चे इंटरनेट पे डाइवर्ट हो गए, सारी क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन होती है। एक सबसे बड़ी उनमें वीकनेस आ गई कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर होता है वो फटाक से गूगल पे डाल देते हैं। पहले हम लोग थे तो हम लोग बुक्स में पूरे उसके आंसर ढूंढते थे। अभी मैंने ये देखा कि मेरी चाइल्ड है, वो 11th में है,
तो छोटे छोटे सवालों के आंसर, मैथमेटिक्स के सवालों के आंसर भी वो गूगल में सर्च मारती है, तो ये उनकी मेंटल वीकनेस की ओर नहीं जा रहा है? इसके ऊपर आप कुछ कहें। नहीं, बिल्कुल। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मैं तो जो हमारे आसपास 25 से ऊपर के जो हमारी टीम में भी लोग हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ, साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट जो मेरे साथ हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि मोबाइल फ़ोन आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। हमें ये गलतफहमी हो गई है कि वो हमारा शरीर का हिस्सा है। तो क्या होता है, आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने अपना मोबाइल लिया, गूगल करके आपको आंसर बता दिया। मुझे ऐसी गलतफहमी हो रही है कि मुझे वो आंसर आता है, तो ना मैंने रिटेंशन किया, तो रिट्रीवल तो हो ही नहीं सकता उसका। चिल्ड्रन एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट चिल्ड्रन, किसी भी पर्सन को कोई भी काम करते हुए मोबाइल फ़ोन ऑफ रखना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग एडल्ट हो, चाहे आप घर में खाना खा रहे हो, जहाँ पे भी ये हम यूसेज करेंगे आगे चल के नुकसान होगा, बिकॉज फॉल्स अंडरस्टैंडिंग आ रही है नॉलेज की, और वो है नहीं। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में एंकरेज करिए, रीडिंग में एंकरेज करिए, क्रिएटिव आर्ट्स में करिए। हम बच्चों को और स्टिमुलेशन नहीं देते हैं, ऑल्टरनेट स्टिमुलेशन होगा तब वो इस स्टिमुलेशन को छोड़ेंगे। बट दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन। मेंटल हेल्थ जो है या एंजाइटी डिसऑर्डर, आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर फॉर द लास्ट 30 years विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली। आप लोगों ने जो बताया वो बात, दैट इज़ वेरी मच रिलेवेंट। रिलेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मतलब मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी। मेरे फादर ने मेरी हेल्प की, मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की, मेरे बच्चों ने हेल्प की, और मेरे सभी लोगों ने। तो अब मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो प्रैक्टिस। हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते हैं, मैंने भी ट्राई किया, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको इस बार ये बात सुन के बहुत हंसी आएगी। पिछले 1 महीने से सुबह मॉर्निंग उठते आई टच द फीट्स ऑफ माई वाइफ, मेरी धर्म पत्नी के पाँव छूता हूँ, एंड आवर डेज गोज हैप्पीली। आजकल टीनेज में भी, जेन ज़ी में ओवर थिंकिंग इज़ सच अ कॉमन वर्ड, एंड अगर हम बड़े लोगों की बात करें, दे हैव नॉट टर्म लाइक दिस थिंग एज ओवर थिंकिंग, बट वो लोग भी करते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट पर्सपेक्टिव? सी व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग का मतलब है कि जितना आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए उससे आप ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कब होगा? जब आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई बड़ी चीज़ आपके जीवन में होने वाली है, कोई बड़ी घटना हो चुकी है, या कोई चीज़ आपको तनाव दे रही है, या कोई अच्छी चीज़ हुई है, कोई चीज़ आपको इमोशनली हर्ट करी है। किसी भी चीज़ को ओवर करेंगे वो नुकसान करेगा। रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, द टाइम आई एम गिविंग, द investment of my energy I am doing in anything, is it worthwhile? Should it be this much or this much? I'll give you an example from जो मैं स्कूल के बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बोलता हूँ। 1 मार्क के सवाल पे अगर आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, 1 मार्क के क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम देना है और 5 मार्क के क्वेश्चन पे 5 मिनट का टाइम देना है, उल्टा नहीं कर सकते आप। यही ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है। रिकग्नाइज इट, snap out of it, do something else. The moment you do something else, you can't think something else. ये मुमकिन नहीं है। So action is a solution to overthinking. जो अपन प्रोफेशनली जो अपनी सर्विस देते हैं तो उसके अंदर एक राइट एटीट्यूड होना ज़रूरी है। उसमें जैसे कि आप पहले वर्क हार्ड करिए, ठीक है, फिर अचीव करिए, फिर हैप्पी हुई या पहले हैप्पी हुई है, वर्क हार्ड करिए, अचीव करिए, क्या मतलब ऑर्डर सही है इसमें? मुझे लगता है हैप्पीनेस और सक्सेस जब तक ये साथ में जाते हैं, मुझे लगता है बिना हैप्पीनेस के सक्सेस मुमकिन नहीं है। मतलब अचीव करके हैप्पी होना सही है या पहले हैप्पी होके मुझे लगता है कि अगर अचीव होके आप हैप्पी होंगे तो हैप्पीनेस ज़्यादा समय तक रहेगी नहीं, क्योंकि आप अगली बार एक और चीज़ अचीव करने तक फिर अटक जाएंगे। हैप्पीनेस एक सेंस ऑफ फीलिंग है, एक इमोशन है, स्टेट ऑफ माइंड। सक्सेस आपका एफर्ट पे डिपेंड करता है। आज सक्सेस आएगा, कल नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन। 100 चीज़ें करेंगे, 100 के 100 सही नहीं जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने भी 0 बहुत बनाए हैं, हम सिर्फ 100 गिनते हैं। सो ये जीवन है। माई थॉट अराउंड दिस इज दैट बीइंग हैप्पी शुड बी अ गोल। इफ यू आर हैप्पी, योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर विदाउट एनी डाउट, एंड योर सक्सेस विल बी मोर।